हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी इशिता और आज मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी। अब वीडियो में आगे हमें पता चलेगा कि किस चीज़ के रिगार्डिंग वो PIL है, कोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पे और ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट क्यों बन जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लो गाइडलाइंस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल के बारे में बात करी गई है। अब ये जो गवर्नमेंट काउंसिल का इम्पैनलमेंट होता है इसके बारे में आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो वीडियो में बने रहो। मैं सेशन में ही आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कि गवर्नमेंट इम्पैनल्ड काउंसिल कौन होता है, ये APO में और गवर्नमेंट इम्पैनल्ड काउंसिल में इन सब में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, PIL की अगर हम बात करें तो PIL में क्या सवाल रेज किया गया। PIL में सबसे पहले तो हम ऑनरेबल जजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डिवीजन बेंच का ये जजमेंट है, यानी कि टू जज बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट DK उपाध्याय जस्टिस एंड जस्टिस तुषार राव गडेला यानी कि टू जज बेंच का ये डिसीजन है जो कि PIL के साथ में डील कर रहे थे। किसने फाइल करी थी वो PIL? एक लॉ स्टूडेंट ने ही फाइल करी थी जिनका नेम है विशाल शर्मा। इस PIL में चैलेंज किया गया एक सितंबर 11 को रिलीज किया गया ऑर्डर। ये ऑर्डर किसने रिलीज किया था? ये ऑर्डर रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, जिसमें ये वाली बात बोली गई थी। नोटिफाई किया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ 38 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल। 38 सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करी थी इन द दिल्ली हाई कोर्ट। उसके साथ साथ 418 सीनियर पैनल काउंसिल्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ 252 अदर्स एज गवर्नमेंट प्लीडर्स एट द हाई कोर्ट। तो मतलब इतने सारे वैकेंसी हैं, इतने सारे लोगों के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करी गई थी। इशू यहाँ पर ये उठाया गया था कि इन सब अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई भी हमारे पास में प्रोविजन ही नहीं है, ना ही कोई हमारे पास में गाइडलाइंस है, किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं होता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ये किस बेसिस पे किया जा रहा है? एलिगेशंस इस PIL में ये लगाए गए थे कि बहुत सारे लोग, जिसको हम बोलते हैं ना सोर्स लगा के या फिर नेपोटिज्म के थ्रू, इन सब प्रोसेसेस के थ्रू अपना एम्पैनलमेंट करवा लेते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही क्लोज सर्कल में रिवॉल्व करती रहती है। मतलब जो यंग ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो ऑलरेडी जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, एम्पैनल्ड एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। तो इशू यहाँ पर ये उठाया गया कि प्राइवेट लॉयर्स chosen by the law departments are empaneled by the center or the government of respective states to represent them in various courts। ठीक है, जो भी सरकारें होती हैं उनको वेरियस कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये जो भी एम्पैनल्ड एडवोकेट्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है वो सिविल पोस्ट नहीं होती, यानी कि वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट भी नहीं है, एंड दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज वेल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, APO के बीच में और एक गवर्नमेंट एम्पैनल एडवोकेट्स के बीच में इसमें क्या फ़र्क होता है, वो यही फ़र्क है। ठीक है, जो एम्पैनल एडवोकेट्स होते हैं वो सिविल पोस्ट के एडवोकेट्स, क्योंकि कोई सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है, सीधा अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो सेंटर अपॉइंटेड पैनल काउंसिल्स आर अलाउड टू कंटिन्यू देयर प्राइवेट प्रैक्टिस। यही यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है। ऐसे एम्पैनल्ड एडवोकेट्स को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करने का पूरा अधिकार है, पर एक एक्सेप्शन है उन पे। एक्सेप्शन किस चीज़ का है? वो अपीयर नहीं हो सकते और वो एडवाइस नहीं कर सकते ऐसे मैटर्स में जो कि सेंटर के अगेंस्ट ही है, क्योंकि वो तो सेंटर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कोर्ट्स में जाके। तो सेंटर के अगेंस्ट अगर उनके पास में कोई मैटर आता है तो उस पर एड एंड एडवाइस वो नहीं कर सकते हैं, इवन इन देयर प्राइवेट प्रैक्टिसेस। फिर अगर हम अभी की बात करें एट प्रेजेंट, तो किसी भी तरीके का कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही नहीं। यहीं पे सारी वो बात आ जाती है कि सोर्स भी नहीं बोलोगे, एक प्रोफेशनल टर्म हम इसको बोलते हैं बैकडोर एंट्री की बात आ जाती है, यानी कि फिल्टर आउट नहीं हो पाता कि कौन एलिजिबल हो रहा है, कौन सबसे ज्यादा लायक है इन सब एम्पैनलमेंट्स के लिए, किसको सिलेक्शन दिया जाएगा, किसको सेलेक्ट किया जाएगा, किसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकडोर एंट्री के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही चीज़ इस PIL में कंटेंट करी गई थी। फिर फाइनली कोर्ट ने सारी आर्ग्यूमेंट्स को वे इन किया, कोर्ट ने सारी बातों को समझा। फाइनल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, और अभी की ही बात है, कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला सेंटर
सेंटर को, ठीक है, सेंटर ने खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, सेंटर ने खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली कोर्ट ने भी बोला था कि वो कंसिडर करें फॉर्मुलेटिंग प्रॉपर गाइडलाइंस ऑन एम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स रिप्रेजेंटिंग इट बिफोर द कोर्ट्स। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में तो वैसे तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कहीं पे 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगने, जैसे हमारे जुडिशरी एग्जाम्स में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस अब मांगने लग गए हैं, बट अदर एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें वहाँ पे डिजायरेबल लिख देते हैं 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। जो अदर पोस्ट जहाँ पे सिलेक्शन होता है, जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्शन होता है, कहीं पे होता है 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, कहीं पे 14 सीनियर एडवोकेट जहाँ पे 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग एम्बिग्यूटीज होती हैं, बट ऐसी डिपार्टमेंटल पोस्ट में प्रॉपर लिखा तो होता है ना, पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, एज ब्रैकेट इतना होना चाहिए। बट जब हमें सेंटर के एम्पैनल्ड एडवोकेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क है ही नहीं। यही यहाँ पे सबसे बड़ा लैक्यूना है, यही यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। तो इसी चीज़ के चलते सेंटर ने खुद ही बोल दिया कि वो कंसिडर करेंगे, गाइडलाइंस को फ्रेम करेंगे फॉर द एम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स रिप्रेजेंट, जो उनको जाके कोर्ट्स में जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ कोर्ट ने यहाँ पे फिर क्या बोला, दूसरी बात ये बोली, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हो जाता है वो इस फाइनल डिसीजन का। कोर्ट ने दिए हैं 3 महीने के, भाई 3 महीने का आपके पास में टाइम है, 3 महीने का आपके पास में टाइम है ये सारी गाइडलाइंस को फ्रेम करने का, ये सभी की सभी गाइडलाइंस को फ्रेम करने का। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लैंडमार्क डिसीजन है ये, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक जो भी स्टूडेंट्स बने रहे हैं उनको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहती हूँ, दैट दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल QR कोड। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, इशिता_study IQ। जो भी क्लास की PDFs होती हैं, जो भी सेशन से रिलेटेड PDF है, या जो हमने अभी केस डिस्कस किया है, ये सब कुछ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और साथ ही में अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप चाहिए, या फिर आप हमारे किसी भी बैच में या फिर किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, तो दिस इज़ माई पर्सनल नंबर। इस नंबर पर आपको बस 3 चीज़ें एक मैसेज में लिख कर व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप करना है, बस, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। नेम लिख देना अपना, नेम, कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हो कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, और उसके साथ साथ आपका फ़ोन नंबर। बस ये 3 चीज़ें लिखकर जल्दी से अभी के अभी व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप कर दो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी बहुत सारी जुडिशरी की वैकेंसी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाली हैं इन द नियर फ्यूचर, APO की वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, सोचते हो कि इस बार हम क्लियर सिलेक्शन ले लें, तो आप लोगों को बस ये काम करना है, नेम, एग्जाम एंड फ़ोन नंबर लिखकर इस व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप कर देना है। फॉर माई पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप आपको यूज़ करना है ये कोड IR लाइव। अगर आप खुद से भी बैच को परचेज करने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना, जो भी आपको प्राइस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगा। आपको कोड यूज़ करना है IR लाइव, ठीक है। कोड यूज़ नहीं करोगे तो मेंटोरशिप भी नहीं मिलेगी और ना ही डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, जो हमने जजमेंट डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे। बट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।